ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन के अंदर जो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था, दैट इज़ लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो उसका थियोरेटिकल पोर्शन डील किया था एज वेल एज एक प्रैक्टिकल सम किया था, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट को अपन आगे की ओर डील करने वाले हैं, दैट इज़ अब नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस के ऊपर किस तरीके से सम को डील करना है वो अपन इस क्लास में डील करेंगे, ठीक है। तो एक बार बेसिकली आपको क्लियर कर देता हूँ वापस से। देखो, अपने दो लॉस देखे थे, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस क्या होता था आपका, जो बिजनेस में बार बार होता है। नॉर्मली जब भी आप बिजनेस की एक्टिविटी कैरी ऑन करोगे तब वो होगा ही होगा। लेकिन क्या अबनॉर्मल लॉस क्या बार बार होता है? नहीं सर, वो आपका एक्सीडेंटली होता है, मतलब कि बार बार नहीं होता है, ठीक है। सर नॉर्मल लॉस के केस में ये रिकरिंग नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये आपके रिकरिंग नेचर का होता है, और ये क्या कौन सा होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का। जब बात करता हूँ मैं नॉर्मल लॉस का, तो नॉर्मल लॉस का क्या है सर, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है? नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये बार बार होता है। तो इस केस में तो हर बार होगा, तो क्या हर बार कंपनी आपको क्लेम का अमाउंट थोड़ी देगी, ठीक है। लेकिन क्या अब नॉर्मल लॉस क्या बार बार होता है? नहीं सर, ये डिफाइंड नहीं होता कि कब होने वाला है, ठीक है। तो अपन पता नहीं लगा सकते कि अब नॉर्मल लॉस कब हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अनडिफाइंड इवेंट के रेस्पेक्ट में क्या करती है? इंश्योरेंस करती है, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो डिफाइंड नहीं है इवेंट की, कभी भी हो सकता है। फायर कभी भी लग सकती है बिजनेस में, चोरी कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो होता है अबनॉर्मल लॉस, और उसके रेस्पेक्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम करती है, ठीक है। तो आपको क्लेम देती है उसके रेस्पेक्ट में। एक और चीज़ बताई थी जो इंपॉर्टेंट था बहुत, कि सर जब मैं बात करता हूँ नॉर्मल लॉस की, तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ नॉर्मल लॉस की, तो जो अपना कॉस्ट पर यूनिट होता है, क्या वो चेंज होता है या वही सेम वही रहता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल लॉस होता है तो अपना जो कॉस्ट पर यूनिट है, जो अपना कॉस्ट पर यूनिट होता है वो आपका चेंज हो जाता है, वो इन्फ्लेक्टेड हो जाता है, इसका मतलब कि वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या अब नॉर्मल लॉस के केस में क्या आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है? नहीं, यहाँ पर जो आपका कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ऐसा अपन ने ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि सर नॉर्मल लॉस तो बार बार में होता है, इस केस में जो लॉस का बर्डन है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अपन? कस्टमर के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में जब कस्टमर के ऊपर बर्डन शिफ्ट करेंगे तो आप उनसे ज़्यादा चार्ज करोगे, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अब नॉर्मल लॉस क्या बार बार होता है? नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में जो अबनॉर्मल लॉस होने की वजह से लॉस होता है बिजनेस को कंसाइनमेंट में, उस केस में ऐसे लॉस को क्या अपन कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर करेंगे? तो ऐसे केस में अपन जो लॉस होगा उसको कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर नहीं करेंगे। और जब कस्टमर के ऊपर अगर इस बर्डन को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्या आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज होगा? नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपको नॉर्मल लॉस दे रखा हो, इसका मतलब कि आपको क्या करना है, पहले सर आपको रिवाइज करना है उसके कॉस्ट पर यूनिट को। जैसे अभी अगर आपका पर यूनिट आ रहा था कॉस्ट 60 रुपीज़, तो जब वो नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करोगे, आप नॉर्मल लॉस को कंसिडर कर लोगे, तो उसका जो अमाउंट था 60 रुपीज़ पर यूनिट वो चेंज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मानते हैं कि वो हो जाएगा उसके बाद 62। तो जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज होके बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका अब नॉर्मल लॉस है तो क्या इस केस में ऐसा होगा? नहीं होगा। आपका कितना रुपये था पर यूनिट? 60 रुपीज़। तो अब नॉर्मल लॉस के बाद भी कितना रहेगा? वो 60 रुपीज़ रहता है, ठीक है। तो जब भी सम के अंदर अगर आपको नॉर्मल लॉस दे रखा हो तो इन दैट केस आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि उसका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है नया वाला, ठीक है। देन आफ्टर अपन को सम को डील करना है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो पहले भी वही था और बाद में भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो इस केस में इस तरीके से अपन को उसको डील करना था। अब एक और चीज़ आपको अजम्पशन दे देता हूँ कि सर जब भी सम के अंदर आपको कोई लॉस दे रखा हो, ठीक है, लॉस दे रखा हो और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि सर वो अबनॉर्मल है नॉर्मल है। देखो, अगर वो ऐसे बोलता है कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, तो ये आपको नाम से पता होना चाहिए कि वो कौन सा लॉस होगा, नॉर्मल या अबनॉर्मल? अबनॉर्मल, ठीक है। अगर वो नाम दे देता है कि सर चोरी हो गया, आग लग गई, तो ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है, अब नॉर्मल एक्टिविटी है? अब नॉर्मल एक्टिविटी है। तो आपको पता लग जाना चाहिए उस सेंटेंस से कि वो अब नॉर्मल लॉस को पूछना चाह रहा है आपसे। तो इन दैट केस आपको पर यूनिट चेंज नहीं करना, आपको सिंपल वही कैलकुलेशन करना है, सिंपल नॉर्मल वाला। लेकिन अगर सम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द लॉस कि वो लॉस कौन सा है,
तो उस केस में अपन क्या मानेंगे, उसको नॉर्मल लॉस मान के चलेंगे। लेकिन एक चीज़ समझना, सम के अंदर अगर आपको बोला गया कि आपका लॉस हुआ और उस लॉस के रेस्पेक्ट में आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, क्या बोला मैंने, अगर सम के अंदर एग्जाम्पल के अंदर आपको लॉस दे रखा है कि सर इतने यूनिट लॉस हो गए अपने, अब ये भी नहीं बोला है कि सर कैसे लॉस हुए, तो अपन को थोड़ी पता है कैसे लॉस हुए। लेकिन अगर सम के अंदर आपको लॉस गिवन है, उस लॉस के रेस्पेक्ट में आगे इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि उस लॉस के रेस्पेक्ट में आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, तो उस केस में वो सर वो कौन सा लॉस होगा, अब नॉर्मल लॉस बोलना चाहता है या फिर नॉर्मल लॉस बोलना चाहता है, अब नॉर्मल लॉस बोलना चाहता है, अब नॉर्मल लॉस। क्योंकि सर लॉजिक लगाओ ना, नॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में कभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, तो उसके रेस्पेक्ट में कभी इंश्योरेंस ही नहीं होता होगा। तो जब अगर आपको ये बाद में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा दे रखा है कि उसमें बोला गया है कि सर आपको इंश्योरेंस क्लेम से पैसा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, तो किस लॉस के रेस्पेक्ट में मिलेगा, नॉर्मल या अब नॉर्मल, अब नॉर्मल। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा गिवन है कि अगर आपको लॉस के रेस्पेक्ट में कोई अमाउंट क्या क्लेम मिल रहा है, इन दैट केस वो कौन सा लॉस होगा आपका, अब नॉर्मल लॉस। तो आपको उस बेसिस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर आपका कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है, यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर पहले आपको रिवाइज्ड एक नया कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे नीड ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब अपन सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से इसके ऊपर क्लियरिटी आएगी। तो देखो अपन सॉल्व करते हैं नया सम। ओके, तो देखो मिस्टर ए सेंड 4000 टन्स ऑफ कोल ऑन कंसाइनमेंट। तो मिस्टर ए कौन यहाँ पर, कंसाइनर है, जिसने सेंड कर रहा है 4000 टन ऑफ कोल ऑन कंसाइनमेंट पे। और कितना रुपये पर टन था वो, 200 रुपये पर टन। तो अपना कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 200 रुपये, और यूनिट क्या है यहाँ पर, टन, ठीक है। तो 200 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर कर रहा है। और कितना यूनिट ट्रांसफर किया, 4000 टन यूनिट ट्रांसफर किया उसने। आगे देखते हैं, कंसाइनर नाम नहीं गिवन यहाँ पर, कोई बात नहीं, नाम से कोई मतलब भी नहीं होता, अपन को ये कंसाइनर चाहिए। तो कंसाइनर ने, दैट इज मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने क्या किया, पेड किया 7200 रुपीज़ फॉर कैरेजेस एंड 14400 रुपीज़ फॉर द वेजेस। अब जब वो गुड्स को लेके आएगा तो सिर्फ गुड्स लाने से ही कुछ नहीं होगा, उसको ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। तो जब वो ट्रांसफ़र करेगा ऐसे गुड्स को, तो इन दैट केस यहाँ पर जब वो ट्रांसफर करेगा तो उसने खर्चे करेगा, वो खर्चे क्या कर रहा है, वो कैरेजेस के खर्चे कर रहा है, और 14400 रुपीज़ वेजेस के पेमेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो इन दैट केस मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करेंगे तो ये कंसिडर होंगे नहीं होंगे, होंगे, कंसाइनर के एक्सपेंस सारे कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो 7200 भी आएगा एंड 14400 भी पूरा आएगा। आगे देखते हैं, कंसाइनी, ओके, कंसाइनी ने स्पेंड किए 1800 रुपीज़ फॉर द एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी को माल मिला तो कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए, और वो कितने किए, 1800 रुपीज़। अब सर एक चीज़ समझना, यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो एक्सपेंस कर रहा है वो बिफोर गोडाउन कर रहा है, आफ्टर गोडाउन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अपन ये जम्पशन मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो खर्चे किए जा रहे हैं वो बिफोर द गोडाउन किए जा रहे हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन देगा तो हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो प्रॉपर, तो हमको अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना। तो उस केस में अपन ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो 1800 रुपये का खर्चा किया था वो बिफोर द गोडाउन था। तो जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो उस केस में 1800 रुपये को कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मिस्टर बी रिसीव करता 10% लेस कोल। अब यहाँ पर जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफ़र किया, इन दैट केस मिस्टर बी बोलता है कि मेरे पास 10% लेस जो कॉल था वो लेस रिसीव हुआ, मतलब कम रिसीव हुआ। तो सर पहली चीज़ ये लॉस है अपना, लॉस किसका, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का। उसका ऑनर कौन, मिस्टर ए या मिस्टर बी, मिस्टर ए, ठीक है। तो इन दैट केस ये लॉस किसका, मिस्टर ए का। और मैंने आपको बताया कि लॉस दो टाइप के हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस। मैंने आपको अभी एक अजम्पशन दिया था कि अगर लॉस के रेस्पेक्ट में अगर वो साफ साफ बोलता है तो ठीक है, उसको वैसे मान लेंगे। अब नॉर्मल बोलता है तो अब नॉर्मल मान लेंगे, नॉर्मल बोलता है तो नॉर्मल मान लेंगे, उस अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इन दैट केस आपको क्या देखना है कि सर क्या उसका इंश्योरेंस हो रखा है। अच्छा, इंश्योरेंस हो रखा है, इसका मतलब अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, इसका मतलब क्या, वो नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, तो फिर उसको अब नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। बट यहाँ पर क्या आपको इन्फॉर्मेशन है कि क्या कि ये जो लॉस है वो कौन सा लॉस है, ये भी नहीं पता। क्या आपको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस हो रखा है, वो भी नहीं पता।
तो मैंने आपको बोला था कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो अपन क्या मान के चलेंगे सर, नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो ये 10% जो लेस रिसीव हुआ कॉल, किसको रिसीव हुआ, मिस्टर बी को, वो क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल लॉस बन जाएगा। ठीक है, और जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो आपका कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है या सेम रहता है, चेंज होता है। दैट इज यहाँ पर उसने पर यूनिट कॉस्ट कितना भेजा था, 200 रुपीज़, तो ये चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा सर। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे करना है इसको, आगे पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। मिस्टर बी सोल्ड करता था 3200 कोल एट द रेट ऑफ 300 रुपीज़ पर टन। तो उसने क्या किया, इस 4000 में से 3200 का जो कॉल था उसने बेच दिया 300 रुपये पर कॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे उसने पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो आपको क्या करना है, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये कि मैं वैल्यूएशन तब कर पाऊंगा जब मेरे पास सही कॉस्ट पर यूनिट होगा, क्योंकि ये जो कॉस्ट पर यूनिट गिवन है अपन को वो गलत है। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर मैं क्या कर सकूँगा, ये जो अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू है वो निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन ये तो पता करें एक बारी कि अपना अनसोल्ड स्टॉक है कितना। तो देखो टोटल यूनिट कितना अपने पास, टोटल कितना यूनिट ट्रांसफ़र किया, टोटल यूनिट ट्रांसफ़र किया 4000। ठीक है, 4000 टन्स। इसमें से आपका लॉस कितना हो गया, 10%। तो 4000 का 10% कितना, 400 टन। तो अब कितना मिला होगा मिस्टर बी को, 3600 टन्स। इसमें से भी उसने कितना बेच दिया, इसमें से भी उसने सोल्ड कर दिया सर 3200 टन्स को। ठीक है, ये लिखा हुआ है मिस्टर बी सोल्ड 3200 कॉल्स। तो अब रिमेनिंग जो स्टॉक है वो क्या आपका अनसोल्ड स्टॉक, वो है यूनिट्स के अंदर, दैट इज टन्स के अंदर, कितना 400 टन। तो अभी अपन ने पता लगा लिया कि अपन को कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में काम करना है, 400 टन के। तो मतलब अपन को इस 400 टन का वैल्यू निकालना है कि सर जो लास्ट में बचा हुआ टन है उसका वैल्यू कितना है, वो अपन को फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने से पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना है मेरा। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। देखो ओके, तो सम को मैं स्टार्टिंग करूँ, आगे लेके जाऊँ, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको जो प्रीवियस सेशन में डील किया था मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो वो चीज़, है ना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो नॉर्मल लॉस होता है ना, उसको अल्टीमेट कौन बियर करता है, आपके गुड यूनिट्स। ठीक है, मतलब जो अच्छे बचे हुए यूनिट्स है वो बियर करेंगे उसको। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी। ठीक है, ये मिस्टर ए जो था वो कंसाइनर था, ये कंसाइनी था। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कंसाइनर से। कंसाइनर इसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन कंसाइनर क्या करेगा, पहले गुड्स को परचेज तो करेगा, तो उसको सबसे पहले क्या खर्चा करना पड़ेगा, परचेज करने का खर्चा करना पड़ेगा, कि पहले वो यूनिट्स परचेज करेगा तब जाके तो मिस्टर बी को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन क्या जब वो ट्रांसफर करेगा तो क्या फ्री में ट्रांसफर होगा, नहीं सर। यहाँ पर परचेज तो किया, वो तो एक्सपेंस होगा ही होगा, साथ में जो अपन एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी तो करना पड़ेगा ना, आपको ट्रांसफर करने के लिए एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। तो कंसाइनर क्या करता है, पहले परचेज करता है, वो खर्चा करता है, साथ ही साथ जब वो ट्रांसफर करता है तो उसका भी वो खर्चा करता है। लेकिन क्या सर कंसाइनी भी वो खर्चा करता होगा क्या, हाँ कंसाइनी भी खर्चा करता है, क्योंकि जब वो माल को रिसीव करता है तो उसके रिस्पेक्ट में खर्चा करता है, साथ ही साथ माल को बेचता है तो वो भी खर्चे करता है। तो यहाँ पर कंसाइनी भी खर्चे कर रहा होता है। तो जब अपन एक कॉस्ट निकालते हैं ना, तो अल्टीमेट सारे के सारे एक्सपेंस को ऐड करते हैं। लेकिन मैं अभी क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक में जो एक्सपेंस आते हैं कंसाइनी के, वो सिर्फ कहां तक के आते हैं, अप टू द गो डाउन के। ठीक है, तो अपन जब भी कॉस्टिंग करते हैं ना किसी यूनिट को बनाने के बाद, तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे खर्चे ऐड करते हैं, देन आफ्टर अपन उसका पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं कि भाई देख इसको खर्चा कर, जो परचेज किया तो वो कितने यूनिट पे पड़ा। अब मानते हैं कि वो 200 रुपये का पड़ रहा था मेरे एक यूनिट। ठीक है, तो क्या वो अल्टीमेट लास्ट में 200 का पड़ेगा मेरे, नहीं। अरे उसके ऊपर खर्चे भी तो किए ना मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि इसको 200 में खरीदा मैंने, मानते हैं। ठीक है, 200 में खरीदने की तो मेरा जो परचेज प्राइस था वो उस पर उसको परचेज किया, लेकिन एक्सपेंस भी तो किए आगे, मानते हैं कि आगे एक्सपेंस किए 5000 किए, तो ये 5000 कहाँ गए, ये पैसा भी तो रिकवर करूंगा ना मैं जब यूनिट को बेचूंगा। समझ रहे हो, मतलब कि जब कंसाइनर
यूनिट खरीदता है तो उसका जो मेन परचेज प्राइस है वो तो पेमेंट करेगा ही करेगा, वो तो अपने कस्टमर से रिकवर करेगा। मतलब कि 200 रुपये तो वो अपने कस्टमर से रिकवर करेगा कि भाई देख 200 रुपये तो दे, क्योंकि ये तो मैंने खुद परचेज किया इस वैल्यू पे तो। लेकिन वो आगे खुद भी तो खर्चे करेगा ना 5,000 रुपये के। तो ये 5,000 रुपये किससे रिकवर करेगा? अपने कस्टमर से करेगा। तो क्या उसका अल्टीमेट जो कॉस्टिंग है क्या वो 200 रुपये है? नहीं सर, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपये भी तो रिकवर करना है ना किसको? कंसाइनर को। किससे करना है? कस्टमर से। तो अपन क्या करेंगे, इसका भी तो पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि उसने 100 यूनिट परचेज किया और पर यूनिट कितने पे परचेज किया उसने? 200 पे। तो ये तो पर यूनिट प्राइस आ गई उसकी 200 रुपये की। लेकिन अगर आपसे बोलता हूँ कि कंसाइनर खर्चे भी कर रहा है 5,000 रुपये के, तो ये किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से रिकवर करेगा। तो वो क्या कस्टमर को 200 रुपये प्राइस बताएगा उसका कि देख 200 का पड़ रहा है मेरे को? अरे 200 का नहीं है वो। 200 का कब बनता है? जब भाई आगे के खर्चे नहीं होते। ये जो आगे के खर्चे का हो गया कंसाइनर के कंसाइनी के, वो भी तो रिकवर करेगा ना अपने कस्टमर से। तो इन दैट केस जो 100 यूनिट उसने परचेज किया उसके ऊपर उसको कितने खर्चा करना पड़ रहा है? 5,000 रुपये का। तो अगर मैं पर यूनिट एक्सपेंस निकालूँ तो कितना जाएगा? 5,000 डिवाइड बाई 100। तो कंसाइनर का पर यूनिट एक्सपेंस कितना आ रहा है उसको परचेस करने के अलावा? तो ये हो जाएगा अपना 50 रुपीज़। मतलब वो 50 रुपीज़ पर यूनिट एक्सपेंस कर रहा है। तो 200 रुपये पर यूनिट तो उसको परचेस करने के लिए खर्चा करना पड़ा, और 50 रुपये अलग से भी खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसका पर यूनिट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 250। बट यहाँ पर क्या कंसाइनी भी खर्चा करता है? हाँ, वो भी करता है। तो मानते हैं कि वो खर्चा कर रहा है यहाँ पर 2500 का। ठीक है, 2500 का खर्चा किया। तो इस केस में क्या सर, ये 2500 जो था वो क्या मिस्टर ए बियर करेगा या वो अपने कस्टमर से लेगा वो चीज़ को? ये जो 2500 रुपये खर्चा कर रहा है कंसाइनी, वो किसके बिहाफ पर कर रहा है? कंसाइनर के बिहाफ पर, क्योंकि माल किसका था? वो कंसाइनर का। तो ये बी जो था वो कंसाइनर से मांग लेगा। लेकिन क्या कंसाइनर जो है वो अपने पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ाएगा कम करेगा? ये 2500 किससे रिकवर करेगा? वो अपने कस्टमर से तो करेगा। तो जब कस्टमर से रिकवर करेगा तो देखो, जब उसने अपने खुद के परचेज प्राइस को लिया और अपने खुद के खर्चे को लिया पर यूनिट, तो अभी इसका पर यूनिट कितना आ गया? 250 रुपये पर यूनिट। लेकिन ये भी तो खर्चे थे सर। ये खर्चे क्यों किए उसने? ताकि वो माल को बेच सके। तो जब मैं कॉस्टिंग निकालूंगा तो क्या उसका 250 का कॉस्टिंग होगा? नहीं सर, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 2500 रुपये भी तो मैं अपने कस्टमर से चार्ज करूंगा। देख, अगर तेरे को माल को बेचना है तो ये खर्चे करने पड़ेंगे, और जो खर्चे आप कर रहे हो माल को बेचने के लिए वही तो आपका कॉस्ट बनता है। तो अभी तक मैंने परचेज प्राइस को लिया कि 200 तो आपको देना पड़ेगा, कस्टमर से मांगूंगा। अब यार अगर कंसाइनर 5,000 रुपये और खर्चे कर रहा है उसको सेल करने के लिए, तो अल्टीमेट जो 5,000 रुपये वो किससे का रिकवर करेगा? ये कस्टमर से रिकवर करेगा। तो उसका पर यूनिट पहले कितना था? 200 रुपये। लेकिन ये 5,000 जब रिकवर करेगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट इज 250 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने 100 यूनिट भेजे, और अगर टोटल खर्चा करा 5,000 का, तो 5,000 का जो खर्चा था वो 100 के लिए था। तो एक यूनिट पे कितना खर्चा कर रहा है वो? 50 रुपये का। तो अब पर यूनिट कॉस्ट कितना? 250। लेकिन यहाँ पर कंसाइनी भी खर्चा करता है, तो मानते हैं कि वो 2500 रुपये खर्चा कर रहा है। तो ये जो खर्चा था 2500 रुपये वो क्यों किया गया? ताकि अपन को गुड्स को सेल कर सके। तो अल्टीमेटली सेल जो खर्चा किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? सेल करने के लिए। तो ये जो 2500 रुपये वो किससे रिकवर करेंगे? क्या मिस्टर एक खुद बियर करेगा इसको या अपने कस्टमर से चार्ज करेगा? वो कस्टमर से चार्ज करेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मैं इसको पर यूनिट निकालूं तो ये जो 2500 रुपये का खर्चा किया गया था वो कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में किया गया था? वो किया गया था 100 यूनिट के रेस्पेक्ट में। तो फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्या ये 2500 खर्चा तो कर रहा है, लेकिन कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? 100 के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं पर यूनिट निकालूं, पर यूनिट एक्सपेंस निकालूं इसका, तो 2500 जो था वो टोटल एक्सपेंस था। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से तो पर यूनिट आ जाएगा, दैट इज कितना? 25 रुपये। तो अब सर टोटल अगर आपको कॉस्ट निकालनी हो, तो कैसे निकला? देखो, जितना मैंने परचेज किया वो तो मैं रिकवर करूंगा अपने कस्टमर से, प्लस कंसाइनर खुद के एक्सपेंस भी तो ऐड करेगा, प्लस कंसाइनी के भी एक्सपेंस ऐड करेगा, क्योंकि वो भी तो किस लिए कर रहा है? माल को बेचने के लिए। मिस्टर ए का माल बेचेगा तो वो भी खर्चे करेगा, तो कंसाइनर भी तो क्या करेगा? इस खर्चे को चार्ज करेगा ना कस्टमर से, भाई पैसा दे मुझे। तो देखो वो जो अपना टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकला? 200 रुपये में तो मैं खुद परचेज करके डाला था एक यूनिट को, प्लस कंसाइनर बोलेगा कि मैं खुद भी खर्चे कर रहा था तो मुझे वो भी चाहिए।
तो जब उसने पर यूनिट अपना एक्सपेंस निकाला कि अगर मैं 5,000 का खर्चा कर रहा हूँ तो अगर मैं हर पर्सन से हर यूनिट पे चार्ज करूँ तो कितना चार्ज करूँगा, 50 रुपये पर यूनिट, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा इसमें। वैसे ही कंसाइनी ने टोटल खर्चा किया 2500 का। अब 2500 का खर्चा चार्ज किया, वो कितने यूनिट पे किया, 100 पे किया। तो मैं ये पता लगा लूँगा कि हर यूनिट पे मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, 25 रुपये चार्ज करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25। तो टोटल कॉस्ट कितना जाएगा इसका, 275। तो ये था आपका टोटल कॉस्ट, और अपन को यही निकालना होता है, ये होता है आपका कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। लेकिन सर आपको मैंने बताया था नॉर्मल लॉस के केस में अलग चीज़ होती है। ये मैं लॉस के केस की बात नहीं कर रहा, ये तो अपन नॉर्मल एक्टिविटी हो रही तब बात कर रहा हूँ। अगर यहीं पे नॉर्मल लॉस हो जाता है, मानते हैं यहीं पे अगर मानते हैं 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उस केस में अभी आप रिकवरी किसके बेस पे कर रहे हो, 100 यूनिट के बेसिस पे। यहाँ पे डिवाइड किससे किया, 100 से। कंसाइनी का एक्सपेंस भी पर यूनिट किसके बेस पे निकाला, 100 के बेसिस पे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो सर अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये 275 आपका बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेट, अब पहले आप कितने यूनिट से रिकवर कर रहे थे, 100 से रिकवर कर रहे थे इस पैसे को। कि अगर 5,000 को, अगर मेरा टोटल 5,000 का खर्चा हो रहा है, अगर मैं 100 यूनिट बेचूं तो हर यूनिट पे कितना रुपए चार्ज करूंगा, 50 रुपये, तो मेरा 5,000 रुपये रिकवर हो जाएगा। अगर मैंने 2,500 रुपये का खर्चा किया तो मैं कितना रुपए चार्ज करूँ कि मेरा 25 रुपये रिकवर हो जाए। 25 रुपये अगर हर यूनिट पे चार्ज करूंगा तो 2500 रुपये मेरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 100 में से कितना लॉस हो गया आपको, 10 का। तो इस केस में अब कितने यूनिट बच गए आपके पास, 90। तो सर जब 90 यूनिट बच गए आपके पास, तो अब आप जब रिकवर करोगे तो क्या 100 यूनिट को बेचोगे, अब तो 100 है ही नहीं आपके पास, बेचोगे कहाँ से 100, आपके पास कितने यूनिट बचे हैं, 90। तो जब डिवाइड करोगे तो किससे करोगे, 90 से, क्योंकि ये 5,000 रुपये आपको कितने यूनिट से रिकवर करना है, 90 से रिकवर करना है। तो यहाँ पर 5,000 डिवाइड बाई किससे करेंगे, 90 से। लेकिन सर आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर यही आपका अब नॉर्मल लॉस होता तो अभी भी कितने से डिवाइड होता, वो 100 से होता। क्योंकि अब नॉर्मल लॉस का जो बर्डन है वो अपने कस्टमर पे जो है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उस केस में 50 रुपये रहेगा। लेकिन नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, अपन जितना लॉस का बर्डन होता है वो अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो 50 रुपये पर यूनिट है वो आपका बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने क्या माना, नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, अपन जितना यूनिट होता है उसमें से लेस कर देते हैं क्या, नॉर्मल लॉस का यूनिट, देन आफ्टर उसको रिकवर करते हैं पैसे को। तो यहाँ पर क्या, अगर नॉर्मल लॉस है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किससे डिवाइड होगा, 90 से डिवाइड होगा। और यहाँ पर भी कितने से होगा, 90 से। लेकिन अगर यही केस जो 10 यूनिट का लॉस हुआ है वो आपका अब नॉर्मल होता, तो अभी भी मैं कितना रुपए पर यूनिट रिकवर कर रहा होता, 100 से रिकवर कर रहा होता पैसे को। मतलब कि मैं 100 से डिवाइड करता दोनों तरफ। लेकिन अगर आपका अब नॉर्मल लॉस हो गया सर, तो इस केस में जब आप रिकवरी करोगे अमाउंट का अपने कस्टमर से, तो कितने पे करोगे, 90 यूनिट के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझाना था उस सम को डील करने से पहले। ठीक है, तो अब वो सम देखते हैं अपन। देखो, तो इस सम में अपन ने ये तो देखा कि जो 10% लेस जो कॉल आपको रिसीव हुआ, दैट इज कंसाइनी को रिसीव हुआ, वो क्या था, नॉर्मल था, नॉर्मल था। तो अभी ये जो 200 रुपये पर यूनिट मैंने परचेस किया, ये आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से करना है इसको। तो लिखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, और वो कितना था आपका, 400 टन। तो अभी अपन को जो कैलकुलेशन करना है वो 400 टन के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन मुझे हर रिकवरी रेट पता होना चाहिए कि मैं एक्सपेंस को कितना रिकवर कर रहा हूँ, कितना कंसाइनिंग एक्सपेंस रिकवर कर रहा हूँ, और परचेज प्राइस कितना था अपना 200 का। लेकिन ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो देखो जब भी अपन नॉर्मल लॉस का सम को डील करेंगे तो उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले देखो उसने टोटल एक्सपेंस कितना किया होगा जब उसने गुड्स को परचेज किया। तो 4,000 टन परचेज किया, और पर टन कितना परचेज किया, 200 रुपीज़ पर टन। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है देखो आप, तो टोटल एक्सपेंस निकाले तो कितना हो गया, 8 लाख रुपीज़, 8 लाख हो गया। तो सर जो 8 लाख रुपीज़ है, पहली चीज
अब ये क्या 4000 टन, क्या 4000 टन है? नहीं सर, उसमें से कितना लॉस हो गया अपन को? 400 का। और ये जो लॉस था वो आपका नॉर्मल था या अबनॉर्मल था? नॉर्मल था। तो नॉर्मल लॉस के केस में जब अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितना यूनिट डिवाइड करेंगे? जब अपन रिकवर करेंगे इस प्राइस को तो कितने यूनिट पे करेंगे? क्या 4000 पे करेंगे या 3600 पे करेंगे? 3600 पे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस है। अगर यही जो लॉस था 10% वाला वो आपका नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस होता तो इन दैट केस डिवाइड किससे करता मैं? 4000 यूनिट से करता। बट यहाँ पर कौन सा लॉस है आपका? नॉर्मल लॉस। तो डिवाइड किससे करेंगे अपन अभी? 3600 से। मतलब कि इस 8 लाख को मैं जब रिकवर करूंगा तो कितने यूनिट से करूंगा? 3600 यूनिट से। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखो ये फॉर्मूला वही है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं था यहाँ पर। तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स, कितना? 4000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट दैट इज 400। तो अल्टीमेट कितना जाएगा? 3600। तो मैंने वही किया यहाँ पर, जो आपका फॉर्मूला था वही आ रहा है यहाँ पर काम। ठीक है, तो ये आ गया आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट जो आपने परचेज किया, क्योंकि ये तो परचेज का अमाउंट है ना, एक्सपेंस तो अलग चीज़ है। एक्सपेंस को भी अपन रिकवर करेंगे, लेकिन ये परचेज का अमाउंट है। परचेज 200 रुपये पर टन था, लेकिन ये भी तो चेंज होगा ना आपका, क्योंकि अब जो आपका रिकवर करोगे आप 8 लाख रुपीज़, वो कितने पर रिकवर करोगे? 3600 पे। ठीक है, तो जितना अमाउंट, जितना यूनिट कम होता है उतना ज़्यादा रिकवर करो, उतना कम रिकवर करते हो आप। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या बोला? जितना ज़्यादा अमाउंट होगा और यूनिट कम होगी तो उतना यूनिट ज़्यादा आपका रिकवर ज़्यादा होगा। समझना ऐसे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास 4 यूनिट्स थी और टोटल यूनिट कितना, टोटल कॉस्ट कितना गया उसके ऊपर? 1200 रुपये का। तो जब मैं नॉर्मल केस की बात करता हूँ, अगर पर यूनिट रिकवर करूँ तो कितना होगा? 1200 डिवाइड बाई 4 दैट इज 300 रुपये पर यूनिट रिकवर करूँ अपने कस्टमर से। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार 1 यूनिट का लॉस मुझे होता ही होता है, 1 यूनिट का मुझे लॉस होता ही है, नॉर्मल लॉस है। तो मुझे रिकवरी रेट को वही रखना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या डिवाइड 4 से होगा या 3 से होगा? 3 से होगा। अगर यही अब नॉर्मल लॉस होता तो इस केस में यह सेम का सेम रहता आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जैसे ही आपका नॉर्मल लॉस होगा तो जो आपका रिकवरी रेट है दैट इज जो आपका परचेज प्राइस है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो अभी टोटल कॉस्ट कितना किया आपने? 4 यूनिट पे 1200 रुपये का, लेकिन आप कस्टमर से रिकवर कितने पे करते हैं? 4 यूनिट पे करते ना, बट अब बची कितनी आपके पास? 3 यूनिट। तो डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। तो अब आप कस्टमर से कितना चार्ज करोगे? 400 रुपये। मतलब कि ये कॉस्ट है आपकी एक्चुअल में नॉर्मल लॉस के बाद। लेकिन अगर अब नॉर्मल होता तो आप कितना चार्ज करते अपने कस्टमर से? अभी भी 300 रुपये पर यूनिट। और नॉर्मल लॉस होगा तो कितना चार्ज करोगे? 400 रुपये पर यूनिट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल लॉस के केस में आप जो बर्डन है लॉस का वो अपने कस्टमर पे ट्रांसफर कर देते हो, तभी तो आपने जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया। लेकिन सर अगर अब नॉर्मल लॉस है तो उस केस में कस्टमर के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है, आपका जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम ही रहेगा। तो ये तो हुआ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से डील करना है। तो अभी आपका जो टोटल कॉस्ट किया था आपने परचेज करने पर, अभी सिर्फ परचेज की बात करो, अभी एक्सपेंस को आगे डील करना है। तो परचेज करने पे आपने कितना खर्चा कर दिया? 8 लाख रुपीज़ का। अब आपको ये 8 लाख रुपीज़ रिकवर करना है अपने कस्टमर से, तो कितने यूनिट पे करना है? 4000 पे या 3600 पे? तो पहले बात मैंने ये चेक किया कि सर ये जो लॉस हुआ है मुझे वो नॉर्मल था और नॉर्मल था। अगर ये नॉर्मल हुआ तो मैं रिकवर करूँगा 3600 पे, और अगर ये अब नॉर्मल होता तो मैं अभी भी कितने पे रिकवर करता उसको? 4000 पे। अब देखो इससे क्या फ़र्क आ रहा है। जब ये नॉर्मल लॉस हुआ तो उस केस में कितना बन गया? 8 लाख डिवाइड बाई 3600, तो कितना हो गया ये आ गया आपका 22.22। ठीक है, लेकिन अगर ये अब नॉर्मल लॉस होता, क्या होता? अब नॉर्मल लॉस होता तो कितना हो जाता ये? 8 लाख डिवाइड बाई 4000, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका? 200 रुपये। तो अभी भी वही है ना। तो देखो पहले भी 200 रुपये पर यूनिट आ रहा था, अब नॉर्मल लॉस के केस में अभी भी 200 रुपये पर यूनिट आ रहा है, लेकिन नॉर्मल लॉस के केस में चेंज हो गया, चेंज हो गया, वो कम हुआ बढ़ा, कम बढ़ गया। तो जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो कस्टमर के ऊपर बर्डन आएगा, और जैसे कस्टमर के ऊपर बर्डन आएगा तो आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आपका डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना आपका वैल्यू।
ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अपन को 8 लाख को रिकवर करना है कितने यूनिट पे, 3600 पे। अब देखो ये आ गया आपका पर यूनिट कॉस्ट। क्या आ गया आपका, पर यूनिट कॉस्ट। अभी अपन किसका वैल्यूएशन कर रहे हैं पहले मुझे बताओ। अभी अपन वैल्यूएशन कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी अपन को निकालना है क्या, अनसोल्ड स्टॉक। तो ये आपका पर यूनिट कॉस्ट आ गया। अगर आप पर यूनिट कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 400 से, तो 400 यूनिट का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। देखो आपका जो कॉस्ट था, पर यूनिट प्राइस था, वो चेंज हो गया अल्टीमेट। उसी चेंज अमाउंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट से, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका कि जो 400 यूनिट है उसका परचेज प्राइस कितना, क्योंकि परचेज प्राइस भी इन्फ्लेक्टेड होगा ना, तो अपन ने इन्फ्लेक्टेड कर दिया उसको। अभी कितना बन गया है, 222.22 और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 400 से। तो ये अपना आ गया परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि परचेज प्राइस कितना आ गया था उसका। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 8 लाख डिवाइड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 400। तो यह आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 88,888। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो ये था आपका पर यूनिट परचेज प्राइस। ठीक है, और जब मैं पर यूनिट परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा अनसोल्ड स्टॉक यूनिट से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा कि सर अनसोल्ड स्टॉक को मैंने कितने रुपए में परचेज किया, दैट इज 88,888 पे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे किसका, अनसोल्ड स्टॉक का, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, 2 एक्सपेंस और ऐड करने हैं। परचेज प्राइस तो ऐड होगा ही होगा, क्योंकि वो तो मेन कॉस्ट है ना आपका, क्योंकि परचेज करोगे वो तो आप रिकवर करोगे अपने कस्टमर से। अब कंसाइनर भी खर्चे करेगा, कंसाइनी भी खर्चे करेगा, तो वो भी ऐड होंगे आपके, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक निकालते वक्त ऐड होते हैं। तो कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड कर देंगे। अब देखो कंसाइनर ने कितने खर्चे किए, कंसाइनर ने खर्चे किए एक तो 7200 का कैरेजेस का एंड 14,400 का वेजेस का। तो सारे खर्चे ऐड होते हैं कंसाइनर के, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल जब निकाले तो कितना होता है, 14,400 प्लस 7200, दैट इज, क्योंकि टोटल खर्चा लेना ना 21,600। अब पहले मुझे बताओ ये जो 21,600 है वो किससे चार्ज करोगे आप, कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर को बेच रहे हो माल, तो ये रिकवर किससे करोगे, कस्टमर से करोगे। अब कस्टमर से जब आप रिकवर करोगे तो कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में रिकवरी करोगे, 3600 के रेस्पेक्ट में या 4000 के रेस्पेक्ट में। इस सम के अंदर आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है या अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, आपका नॉर्मल लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस। तो इस केस में जब रिकवरी करोगे तो किससे करोगे, गुड यूनिट से या टोटल यूनिट से। तो ये तो क्या था आपका टोटल यूनिट, ठीक है, और गुड यूनिट कितना 3600। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो आप किससे रिकवरी करोगे, गुड यूनिट से। दैट इज जो 21,600 है उससे, उसकी रिकवरी किस पे होगी, 3600 यूनिट पे। ठीक है, तो यह आ जाएगा कि जो आपका एक्सपेंस था 21,600 उसकी रिकवरी कितने पर यूनिट हो रही है। ठीक है, तो पर यूनिट आप कितना रिकवर करोगे। ठीक है, जैसे ये निकाला था अपन ने, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे इसको। ये तो आ जाएगा आपका पर यूनिट कितना एक्सपेंस रिकवर हो रहा है। लेकिन अभी आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, अनसोल्ड स्टॉक की, और अनसोल्ड स्टॉक कितना आपका 400 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से। तो देखो कितना आएगा, 21,600 डिवाइड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज ये आएगा आपका 2400 का। ठीक है, उसके बाद अपन इसी तरीके से ऐड करेंगे क्या, कंसाइनी के एक्सपेंसेस। तो देखो कितना था कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनी स्पेंड्स 1800 रुपीज फॉर द एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको बताया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इन तरीके से क्या मानेंगे इसको, बिफोर द गुड आउट, एंड पूरा का पूरा अमाउंट कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पर। क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते टाइम सिर्फ वही खर्च लेते हैं जो बिफोर द गो डाउन होता है। ठीक है, तो वापिस से 1800 का खर्चा किया, कितने के रेस्पेक्ट में, टोटल यूनिट या फिर गुड यूनिट्स, टोटल यूनिट्स या फिर गुड यूनिट्स। लॉस कौन सा है, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है अब नॉर्मल है, नॉर्मल है। इस केस में रिकवरी किससे होगी, गुड यूनिट से, दैट इज 3600। अब भी ये आ गया आपका पर यूनिट कितना चार्ज करना है आपको ये एक्सपेंसेस, मतलब आप 1800 रुपये की रिकवरी करोगे अपने कस्टमर से, और कितने यूनिट पे करोगे, 3600 यूनिट पे। तो पर यूनिट एक्सपेंस कितना चार्ज करोगे आप,
0.5 तो 0.5 जो है वो आपका रिकवरी रेट हो गया कि अगर मुझे कस्टमर को 3600 यूनिट बेचना है तो मैं कितना चार्ज करूँ अपने कस्टमर से, तो वो कितना हो जाएगा 0.5 यूनिट, ठीक है। और अभी आपको किसका वैल्यूएशन करना है, 400 का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 400 से, तो इस 400 पे कितना लग रहा है वो, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाई 400 दैट इज 200, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन। तो ये हो गया आपका 8888 दैट इज 91,488 रुपीज। ये था आपका अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है, आप ये बार बार कैलकुलेशन नहीं करो, इससे बेटर है कि आप दूसरे प्रेजेंटेशन से इसको कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको बार बार डिवाइड करना पड़ रहा है, बार बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, यहाँ पर आपको कॉमन चीज़ ये दिख रही है कि हर बार 3600 का डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 400 से। तो अगर अपन ऐसा करें कि 8 लाख रुपीज़, 21,600 और 1800 इन तीनों को ले लें यहाँ पर, देन आफ्टर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दे तो भी एक ही बात है। देखो किस तरीके से, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो और इजी पड़ेगा ये, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आपको टोटल एक्सपेंस लेना है, कितना हुआ था 8 लाख रुपीज़ का। अभी कोई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करना आपको। तो 4000 आपने टन भेजा था 200 रुपये के हिसाब से। अब इसमें आप ऐड कर दोगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर के एक्सपेंस कितने थे आपके, ये थे आपके 21,600। इसमें आप ऐड कर दोगे कंसाइनी के एक्सपेंसेस, दैट इज वो थे आपके 1800 रुपीज़ के, ओके 1800 रुपीज़ के। तो आप इसका टोटल लगा दो, तो इसका टोटल लगाएंगे तो कितना होगा 80,026, ये हो जाएगा आपका 1,34,000, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब आपने क्या किया, हर बार आपने डिवाइड किया 3600 का 3600 का 3600 का, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, जो आपका यूनिट था अनसोल्ड वाला। तो ये तो कॉमन पोर्शन था ना सब में, तो अपन ने क्या किया, सबको ऐड कर लिया। पहले 8 लाख रुपीज़ को ले लिया, यहाँ पर 21,600 को ले लिया, 1800 को ले लिया। अब क्या करना है, आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मैं अनसोल्ड स्टॉक निकालूं, तो ये आपने टोटल एक्सपेंस किया 8 लाख रुपीज़ का, 21,600 का, 1800 का, तो ये टोटल कितना आ गया 1,34,000। ये आपको रिकवर करना है अपने कस्टमर से, बट कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में, गुड यूनिट के रेस्पेक्ट में या फिर टोटल यूनिट के रेस्पेक्ट में, गुड यूनिट, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या था नॉर्मल लॉस था, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो आप वैल्यू निकालना चाहते हो, जितने के रेस्पेक्ट में आप वैल्यू निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर आप कितने के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालना चाह रहे हो 400 के, ठीक है। तो आप जब इसे सम को सॉल्व करोगे तो आपका सर वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आपने डील किया, दैट इज यहाँ पे एक गलती की अपन ने इसको सम को टोटल करने में। ये होगा 8 लाख प्लस 21,600, ये आएगा 8,23,400, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे प्लस में मिस्टेक हो गया। तो 8,23,400 डिवाइड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 400, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका सर, वही आंसर आएगा 91,488, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हो। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या सर नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट होता है? नहीं सर, आपको अलग से कहीं नहीं दिखाना नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि देखो अपन क्या करते हैं, अभी इस एग्जाम्पल को देखा अपन ने, तो नॉर्मल लॉस के केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस के केस में अपना जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाता है अपने आप ही। तो आपने कस्टमर से अपने आप उसको रिकवर कर लिया, तो उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट तो किसका करेंगे, जो आप अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर रहे, जैसे कि अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस का आप रिकवर नहीं कर रहे, तो क्या वो आपके कॉस्ट पर यूनिट में उसका ट्रीटमेंट हो रखा होगा पहले से? नहीं। तो उस केस में अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता, आपको कहीं शो नहीं करना, क्योंकि वो पहले से रिफ्लेक्टेड हो रहा है आपके इस कॉस्ट पर यूनिट के अंदर। पहले 200 का था, आपने अब कितने का कर दिया उसको
₹222.22 का, ₹2 का। तो नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वो पहले से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है इस अमाउंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से उसका अमाउंट रिकवर कर लिया अपने कस्टमर के थ्रू। इन दैट केस आपका उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी अपन सम डील करने वाले एक अबनॉर्मल लॉस का, ठीक है। तो देखो, आशीष सेंट 100 रेडियोज एट 500 रुपीज पर रेडियो। आशीष कौन है यहाँ पर, कंसाइनर है। तो आशीष ने क्या किया, सेंड किया 100 रेडियोस को 500 रुपये के पर रेडियो के हिसाब से। तो ये उसका परचेस प्राइस था, मतलब कि उसने परचेस किया। अब ये कॉस्ट भी सकता है, अबव कॉस्ट भी सकता है, वो आगे देखेंगे किस पे किया उसने। और इस प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और किसे वो ट्रांसफर कर रहा है, गौरव को। तो गौरव कौन हुआ यहाँ पर, कंसाइन हुआ। तो उसने कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में ऐसा किया था, मतलब कि आशीष ने 100 रेडियो ट्रांसफर किए 500 रुपये के हिसाब से गौरव को ऑन कंसाइनमेंट पे, ठीक है। तो आशीष कंसाइनर और गौरव जो है वो है कंसाइन। आगे बढ़ते हैं। एंड पेड। तो अभी किसके रेस्टोरेंट की बात हो रही है, आशीष। तो आशीष ने सेंड भी किया एंड पेड किया 6000 रुपीज फॉर कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। अब कंसाइनमेंट एक्सपेंस थे वो उसने किए, तो इसके तो पूरा एक्सपेंस ऐड करना है अपन को जब भी अपन वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, उसके बाद वो बोलता है कि ऑन द वे 100 रेडियोज वाज स्टोलन। अब सर सिंपल सी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन हो या नहीं हो, स्टोलन मतलब चोरी। तो चोरी नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। अगर यहाँ पर ये अब नॉर्मल लॉस आपको नहीं दिख रहा होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता, तो आप क्या मान के चलते हैं, इसको नॉर्मल लॉस मानते हैं, आप नॉर्मल मानते हैं कि हाँ भाई जब माल भेजूंगा तो चोरी होगी होगी, कंफर्म है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस है आपका, अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल लॉस है। तो पहली चीज़ यहाँ पर एक चीज़ समझना, क्या जो परचेज प्राइस थी वो इन्फ्लेक्टेड होगी या नहीं होगी, क्या वो सेम रहेगी या वो चेंज होगी, सेम रहेगी। अगर ये नॉर्मल होता तो मैं चेंज करता इसको, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अपन चेंज किया बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये 500 रुपये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। आगे देखते हैं। गौरव टुक द डिलीवरी। गौरव ने मान लिया ऑफ रिमेनिंग रेडियोज एंड पेड 8,000 रुपीज फॉर द फ्लाइट। और उसने बोला कि फ्लाइट का कितना रुपये ले लिया उसने, 8,000 रुपये पेमेंट किया उसने। आपको क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेट करना अब नॉर्मल लॉस को। देखो, अपन नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं करते। क्यों नहीं करते वैल्यूएशन, क्योंकि वो पहले से ही आपके कॉस्ट पर यूनिट में रिफ्लेक्टेड होता है वहाँ पर, क्योंकि आप पहले से उसको एडजस्ट कर देते हो। लेकिन क्या अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हो सकता है, हाँ, क्योंकि वो पहले से जो है कॉस्ट में एडजस्ट नहीं होता है। नॉर्मल लॉस तो पहले से एडजस्ट हो जाता है। नॉर्मल लॉस की वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्या अब नॉर्मल लॉस की वजह से ऐसा होता है, नहीं होता। तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन होता है, लेकिन नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन नहीं होता। नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन नहीं करते अपन कि हाँ भाई इसकी निकाल के दिखाओ कि नॉर्मल लॉस कितना, हाँ, लेकिन अब नॉर्मल लॉस निकाल के दिखाना पड़ेगा अपन को, ठीक है, क्योंकि इसका पहले से कोई एडजस्टमेंट नहीं होता आपके कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो, जिस तरीके से अपन ने वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक उसी तरीके से इसको वैल्यू करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, पहली चीज बताओ कि कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में करना है अपन को, 10 रेडियो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं 10 रेडियोस, ठीक है। देखो आगे, उसके बाद सबसे पहले क्या लिखते थे अपन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अपन ने माल भेजा, तो परचेज प्राइस से करते हैं इसको, क्या परचेज प्राइस आपका चेंज होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि कौन सा लॉस है आपका, अब नॉर्मल लॉस है। अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे क्या करता, 5 लाख रुपीज, कितना होता है ये, 100 मल्टीप्लाई पे 500, कितना हो गया, 50,000 रुपीज, ओके। 50,000 को डिवाइड किससे करता मैं, अगर ये आपका नॉर्मल लॉस होता तो 15,000 को डिवाइड किससे करता मैं, गुड यूनिट से। तो गुड यूनिट कितना, 100 माइनस 10, दैट इज 90 यूनिट से। लेकिन अभी ये जो लॉस है वो कौन सा है, अब नॉर्मल। तो यहाँ पर रिकवरी किससे होगी, टोटल यूनिट से या फिर गुड यूनिट से, टोटल यूनिट से। और टोटल यूनिट कितना,
100, ठीक है। तो अगर सर सम के अंदर आपको ये 50,000 रुपये गिवन होता है कि उसने रेडियो भेजे, रेडियो 100 रेडियो भेजे उसने 50,000 रुपये के, मतलब ये पर यूनिट गिवन नहीं होता, तो आप पर यूनिट निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे? 50,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल में आपको सीधा सीधा या तो गिवन होगा या फिर आपको टोटल अमाउंट गिवन होगा, तो टोटल अमाउंट गिवन है तो आप अगर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका पर यूनिट निकल ही जाएगा सर, ठीक है। तो या तो आपको पर यूनिट गिवन होगा या फिर टोटल अमाउंट होगा, तो जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसे आपको ट्रीटमेंट करके चलना है। तो ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको ताकि आपको ये पूछ सकूँ यहाँ पर कि ये डिवाइड किससे होगा। तो 100 यूनिट था वो नॉर्मल लॉस होता, तो इन केस में डिवाइड किससे करता है यहाँ पर? 90 से, ठीक है। आगे चलता है, तो ये आ गया आपका पर यूनिट परचेज प्राइस कितना है, क्योंकि वो चेंज होगा नहीं, तो अभी भी सेम है। देखो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 500 रुपये आ जाएगा, 500 रुपये, ठीक है। अभी आप किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हो? 10 यूनिट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इससे खरीदा होगा ना आपने। ये नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस तो अभी हुआ है, खरीदते टाइम थोड़ी पता था अपन को अब नॉर्मल लॉस होने वाला है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में भी तो आपने पेमेंट करके आए होंगे जिससे आपने परचेज किया था ये यूनिट, ठीक है। तो ये तो कितने का था? एक 500 रुपये का था। अभी आप कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? 10 के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज़ 5,000 रुपये। तो इसका मतलब कि जब आप 5,000 रुपये का गुड्स परचेज कर रहे थे वो आपका अब नॉर्मल लॉस बन गया, तो ये भी आपके अब नॉर्मल लॉस में काउंट होगा। प्लस इसमें ऐड करोगे आप कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ठीक है। कंसाइनर कितना एक्सपेंस कर रहा है यहाँ पर? 6,000 का। अब जो 6,000 का खर्चा कर रहा है इसको मैं अपने कस्टमर से रिकवर करूँगा, तो कितने के रेस्पेक्ट में करूँगा रिकवर? 100 या 90? 100 या 90? नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल लॉस है? अब नॉर्मल लॉस है। तो इन दैट केस क्या आप टोटल यूनिट से रिकवर करोगे या फिर गुड यूनिट से? टोटल यूनिट से। दैट इज ये आपको जो 6,000 रिकवर करना है अपने कस्टमर से, तो कितने यूनिट पे करना है? 100 पे करना है। तो पर यूनिट कितना आपने एक्सपेंस चार्ज करना है उनसे? 60 रुपये का, ठीक है। अभी आप कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में खर्चा निकालना चाह रहे हो? 10 यूनिट के रेस्पेक्ट में। तो 10 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ये? 600 रुपये, ठीक है। इसके बाद अपन जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? कंसाइनी का एक्सपेंस लेते हैं, ठीक है। तो कंसाइनी का एक्सपेंस भी लेंगे यहाँ पर। तो कंसाइनी कौन था? गौरव ने क्या किया? डिलीवरी ली और रिमेनिंग रेडियो को पेड किया एंड पेड किया 8,000 रुपीज़ फॉर फ्रैट। तो फ्रैट मतलब कि गोडाउन तक लेके गया माल को किराए पे, तो बिफोर द गोडाउन है, ठीक है। तो किराए पे लेके जाएगा तो बिफोर द गोडाउन एक्सपेंस है वो। तो 8,000 का क्या यहाँ पर एक्सपेंस ऐड होगा क्या नहीं होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो देखो एक बार ऐड करके देखते हैं इसको। कंसाइनी एक्सपेंसेस कितना? 8,000 डिवाइड बाई 90 या फिर 100। रिकवर करेंगे तो 100 पे करेंगे, 90 पे करेंगे? 100 पे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितना? 10। समझ रहे हो? क्योंकि 10 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा आपका 800 रुपीज़ का। समझ में आ रहा है इतना? तो टोटल कितना हो जाएगा ये वो अपन निकाल लेंगे, और वो क्या जाएगा आपका? अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू कि सर जब मेरा वो यूनिट मैंने परचेज किया जो अब नॉर्मल लॉस हो गया, अल्टीमेट वो कितना यूनिट पड़ रहा था अपने वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक की अपन ने, मैंने जानबूझ के लिखा, और वो क्यों लिखा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या गलती हो रही है। देखो सर, ये कंसाइनर था, दैट इज आशीष, ठीक है। और यहां था कंसाइनी, दैट इज गौरव, ठीक है। 3 खर्चे होंगे। पहली बात कंसाइनर खर्चा करेगा परचेज करते टाइम, उसके बाद जब ये माल को ट्रांसफर करेगा तब खर्चा होगा, और कंसाइनी भी खर्चे करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया? परचेज प्राइस को कंसिडर कर लिया, ठीक है। कंसाइनर के एक्सपेंस को ले लिया। लेकिन सर आप सोचो लॉजिकली, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यहां पर गौरव के एक्सपेंस नहीं लेंगे अपन। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? आप वीडियो पोस्ट करके सोचो कि मैं गौरव के एक्सपेंस जो है वो क्यों नहीं लूंगा यहां पर, ठीक है। आप लॉजिकल सोचोगे इन दैट के समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा रीज़न ये है
जब मैंने यूनिट को परचेज किया होगा तो मैंने परचेज प्राइस तो पेमेंट की होगी उसको कि भाई एक यूनिट कितने का, 500 का, तो मैंने उसको परचेज प्राइस भी दे के आऊँगा, ठीक है। तो मेरा वो भी अब नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है उसमें आएगा 200 रुपये, 200 कितना 500 रुपये, तो 500 रुपये आएगा आपका कि यार 500 रुपये का खर्चा हुआ था उस पर। तो जब मैं लॉस निकालने बैठूंगा ना, अब नॉर्मल लॉस कि अब नॉर्मल लॉस कितने का टोटल, तो मैंने एक यूनिट पे कितना खर्चा किया, 500 का। अभी अब नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी, 10, तो कितना का टोटल एक्सपेंस, 5,000 रुपये, तो ये भी अपना खर्चा था। अच्छा, मैंने उसको ट्रांसफ़र किया तो और भी खर्चे किया, तो कितने का खर्चा किया था कंसाइनर ने, 6,000 का। तो कंसाइनर का एक्सपेंस कितना, 6,000 का। लेकिन ये 6,000 का खर्चा कितने के रेस्पेक्ट में किया था उसने, 100 के रेस्पेक्ट में किया था। बट अभी मैं वैल्यूएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, 10 के रेस्पेक्ट में, कि भाई अगर 1,000 रुपये जो 6,000 रुपीज़ का खर्चा किया वो पूरे 100 पे किया था मैंने, तो 100 से डिवाइड कर दिया। लेकिन मुझे निकालना कितने के रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा, 600। लेकिन पता है मैं कंसाइनिंग एक्सपेंस नहीं लूँगा यहाँ पर। इसके पीछे रीज़न ये है, जब मैंने गुड्स को ट्रांसफ़र किया होगा, दैट इज़ 100 रेडियो को ट्रांसफ़र किया होगा, तो कंसाइनी ने खर्चा कितने के रेस्पेक्ट में किया होगा, सोचो। क्या कंसाइनी ने पूरे 100 यूनिट के रेस्पेक्ट में किया या फिर 90 यूनिट के रेस्पेक्ट में किया? क्या जो मैं 10 यूनिट का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, वो जो लॉस हुआ, क्या वो रास्ते में हो गया था या कंसाइनी के गोडाउन में हुआ था? कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद हुआ या उससे पहले हो गया? उससे पहले हुआ। तो ये जो 10 यूनिट्स का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस पर कौन कौन से खर्चे लग गए? एक तो मेरा परचेज प्राइस का खर्चा लग गया, एक मैंने उसको ट्रांसफ़र किया वो खर्चा लग गया। लेकिन क्या जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए वो क्या इस 10 यूनिट के रेस्पेक्ट में किए? अरे खर्चा तब करता ना जब उसको मिलता वो, तो क्या उसको मिला? वो नहीं मिला। तो इस केस में क्या, जब मैं अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करूंगा तो क्या कंसाइनी के एक्सपेंस लूंगा? नहीं लूंगा। उसने इसके 10 यूनिट के रेस्पेक्ट में खर्चे नहीं किए, और जब उसने 10 यूनिट के रेस्पेक्ट में खर्चे नहीं किए तो हम क्यों अब नॉर्मल लॉस निकालते वक्त इसके खर्चे लेंगे? हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता, ये जो 10 यूनिट्स है वो रास्ते में ख़राब नहीं होकर या रास्ते में चोरी नहीं होकर कंसाइनी के गोडाउन में होते, तब तो मैं उसके खर्चे जो है वो कंसिडर करके चलता। क्योंकि सोचो ना लॉजिकल, तब तो इसको कितने यूनिट मिलते हैं, पूरे 100 मिलते हैं, तो उस 100 में ये 10 भी तो होता। लेकिन जब उसको मिले कितने, 90, क्योंकि रास्ते में कितने खो गए थे, 10, तो उसको अल्टीमेट कितना मिला, 90 रेडियोस। तो इस केस में क्या इस 10 यूनिट के ऊपर कंसाइनी को खर्चा करा? नहीं करा। तो जब मैं इस 10 यूनिट का वैल्यूएशन करूंगा तो इसमें सिर्फ दो ही खर्चे आएंगे, एक तो जो कंसाइनर ने परचेज किया था वो, और कंसाइनर ने जो उसको ट्रांसफर करने पर खर्चे किए वो। ठीक है, दैट्स वाई मैं कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं लूंगा यहाँ पर। ये कंसाइनी का एक्सपेंस खर्चे तब लेता मैं जब वो उसके गोडाउन में होता है। ठीक है, ये जो अब नॉर्मल लॉस था वो कहाँ पर होता, कंसाइनी के गोडाउन में जाकर होता, क्योंकि तब तो वो इस यूनिट पे खर्चा कर देता, बट उसको मिला ही नहीं तो खर्चा कहाँ से करेगा वो। इन दैट केस यहाँ पर जो अपन ने ये जो कंसाइनी का एक्सपेंस लिया ना वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंसाइनी को वो 10 यूनिट्स मिले ही नहीं, और जब वो 10 यूनिट्स मिले ही नहीं तो उसने इसके ऊपर खर्चे नहीं किए। समझ रहे हो? तो जब उसने इसके ऊपर खर्चे नहीं किए तो मैं इसको क्यों कंसिडर करूंगा? ठीक है, तो ये लॉस हुआ भी नहीं उसका। तो यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना, 5600 का। समझ रहे हो? लेकिन ये चीज़ सही कब होती, जब ये जो लॉस था, जो ये अब नॉर्मल लॉस था, ये चोरी थी, देखो यहाँ पर लिखा ऑन द वे। ऑन द वे मतलब रास्ते में हुआ, ऑन द ट्रांजेक्ट हुआ। इन दैट केस कंसाइनी तक पहुंचा नहीं वो, तो चोरी होगा ऊपर हुआ, ऑन द वे हुआ, रास्ते में हुआ। इन दैट केस कंसाइनी तक पहुंचा नहीं, और जब तक कंसाइनी तक नहीं पहुंचा तो कंसाइनी इसके ऊपर खर्चे भी नहीं किए, और जब तक इसके ऊपर खर्चे नहीं किए तो फिर मैं क्यों उसको कंसिडर करूं? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इन दैट केस आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करोगे तो पहले ये देखो कि वो जो लॉस है वो कंसाइनर के गोडाउन, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है या फिर रास्ते में हुआ है। रास्ते में हुआ है, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ किसके एक्सपेंस लेना है, कंसाइनर के। कंसाइनी के नहीं लेने, क्योंकि वो इसके ऊपर खर्चा करेगा ही नहीं। लेकिन अगर कंसाइनी जो लॉस हुआ है वो कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, इन दैट केस उसने खर्चे कर दिए उसके ऊपर, तब तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, दैट्स वाई ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत क्यों था मैंने इसका लॉजिक बता दिया आपको। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5600 अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को वैल्यूएशन करना है। और अब इसके सम देखते देखो। ओके देखो सर,
आशीष ऑफ जयपुर सेंड 800 फैंस ऑफ 100 पर फैन। 800 फैन भेजे उसने 100 पर फैन के हिसाब से उसने परचेज किया था और उसने भेज दिया उसको। गौरव को भेजा, गोवा का था वो, गोवा का। सो कंसाइनर पेड 2000 रुपीज़ फॉर कैरेजेस एंड 400 रुपीज़ फॉर द इंश्योरेंस। तो कंसाइनर का एक्सपेंस पूरे लेने अपन को बताया था मैंने आपको। दूसरी चीज़ ऑन द वे। ऑन द वे मतलब क्या, रास्ते में या फिर कंसाइनिंग गोडाउन में? रास्ते में। तो ऑन द वे ड्यू टू द ट्रक एक्सीडेंट, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। तो ट्रक का एक्सीडेंट कंसाइनिंग के गोडाउन में तो होगा नहीं कि गोडाउन में ट्रक आ गया और भिड़ गया, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सो ऑन द वे ड्यू टू द ट्रक एक्सीडेंट 200 फैंस फुल्ली डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर क्या हुआ, जो 200 फैन थे वो फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो गए, पूरी तरीके से खराब हो गए वो। एंड ओनली 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस इज रिसीव फ्रॉम दैम। इसको समझते आगे देखते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या देखा, 200 फैन जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए अपने रास्ते में। वो क्या आगे देखते हैं, गौरव सोल्ड करता है 400 फैंस एट द रेट ऑफ 1200 पर फैन के हिसाब से। तो उसने 400 फैन जो थे वो बेच दिए, कितने पे के हिसाब से, 1200 रुपये पर फैन के हिसाब से बेच दिए। एंड द सेंड द ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर द डिडक्टिंग द 1500 रुपीज़ फॉर ऑक्ट्री, 600 रुपीज़ फॉर अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। अनलोडिंग का मतलब होता है ट्रक से उतरवाना माल को, तो 600 रुपये उसमें दिए उसने। एंड 2700 रुपीज़ फॉर द रेलवे एक्सपेंसेस एंड 800 रुपीज़ फॉर द सेलिंग एक्सपेंसेस एंड 2000 रुपीज़ इज कमीशन। ओके, तो यहाँ पर कंसाइनी के एक्सपेंस दे रखे हैं और उसने ये बोला कि गौरव ने कितना बेच दिया, 400 फैन बेच दिए 1200 रुपये के हिसाब से। तो आगे क्या बोलता है, कंसाइनर गॉट ₹31,800 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, यहाँ पे लॉस हुआ था ऑन द वे, ट्रक एक्सीडेंट। तो पहली चीज़ तो अगर ये नहीं बोलता यहाँ पर कि ये कौन सा लॉस है, तो अपन क्या मानते हैं, अब नॉर्मल है, क्योंकि ट्रक एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं होता कि जब भी गुड्स को अपन ट्रांसफर करेंगे तो पहले एक्सीडेंट होगा फिर उसके बाद पहुँचेगा वो, ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। अरे तो ये क्या है अपना, अब नॉर्मल एक्टिविटी है, अब नॉर्मल लॉस है। तो उसके रेस्पेक्ट में इन्होंने इंश्योरेंस भी करवा रखा था, तो इंश्योरेंस करवाएंगे तो पैसा मिला उनको। पैसा कितना मिला, 31,800 रुपीज़। और ये पैसा किसको मिलेगा, कंसाइनर को, क्योंकि मालिक वो था। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक एंड द अबनॉर्मल लॉस। तो दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पर, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू निकालना है एंड अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहली चीज़ दिमाग में आती है कि सर यहाँ पर ये जो कॉस्ट पर यूनिट है क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस नहीं है। अगर नॉर्मल लॉस होता है तो क्या करते हैं उसको, पहले इसका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज करते हैं। बट यहाँ पर परचेज प्राइस भी सेम रहेगा और जो एक्सपेंसेस का रिकवरी रेट है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, नॉर्मल समय ईजिली डन हो सकता है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूएशन करना है अनसोल्ड स्टॉक का, या फिर अब नॉर्मल लॉस का भी कर सकते हैं, बट अपन अनसोल्ड स्टॉक का कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ओके, समझना। सबसे पहले जिस तरीके से अपन नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं ठीक उसी तरीके से करना है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। तो पहले अपन ये पता करें कि सर नॉर्मल जो अनसोल्ड स्टॉक था उसकी यूनिट कितना अपने पास, तो उसने ट्रांसफर कितना किया, 800 फैंस। 800 फैन में से लॉस कितना हो गया था रास्ते में ही, 200 का। उस 200 में से मतलब अब कितना बच गया, वो 600। तो अल्टीमेट कंसाइनर के पास कितना पहुंचा, 600। वो 600 में से उसने कितना बेच दिया, 400 फैंस। तो अब रिमेनिंग कितना बच गया, 200। तो अभी अपन को कैलकुलेशन कितने रेस्पेक्ट में करना है, 200 यूनिट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक का यूनिट कितना, 200। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। क्या पर यूनिट चेंज होगा आपका, नहीं होगा, मतलब सेम रहने वाला है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करते हैं, 800 फैंस मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट इज 8 लाख, और डिवाइड क्या करते हैं, आपका यूनिट कितना 800 और उसमें से कितना चला गया 200, तो डिवाइड किससे करते हैं, 600 से। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस होता तो टोटल परचेज प्राइस कितना आता आपका, 8 लाख का,
100 फैंस मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड किससे करते हैं? अभी ये जो कॉस्ट था वो कितना रिकवर करता है आप? टोटल यूनिट से रिकवर करते हैं, फिर गुड यूनिट से रिकवर करते हैं। जब आपका नॉर्मल लॉस होता तो उस केस में आप किससे रिकवर करते हो? गुड यूनिट से। तो 800 में से अगर 200 नॉर्मल लॉस चला गया तो कितना बच गया? 600। तो 8 लाख को रिकवर किससे करते हैं? 600 से। बट यहाँ पर जो लॉस है वो कौन सा है? अब नॉर्मल। तो आप कितने यूनिट से रिकवर करोगे उसको? 800 से ही करोगे टोटल। तो अल्टीमेट कितना आना है? वो 1000 ही आना है आपका। ठीक है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब वो अब नॉर्मल लॉस होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर 1000 रुपये पर यूनिट था फैन का तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अभी अपन कितने फैंस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं? 200 फैन के रेस्पेक्ट में। तो 200 फैन के रेस्पेक्ट में परचेज प्राइस कितना उसका? 1000, क्योंकि वो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अदरवाइज पहले मैं इसका पर यूनिट परचेज प्राइस को चेंज करता, उसको बढ़ाता मैं अगर नॉर्मल लॉस होता तो। बट यहाँ पर नॉर्मल लॉस नहीं है तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो फिर अपन क्यों फालतू में 8 लाख डिवाइड बाई 800 क्यों करे फालतू में? ठीक है, जब अपन को पर यूनिट पता है पहले से तो सीधा सीधा उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख रुपीज़। अब क्या करते हैं अपन? कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करते हैं। ठीक है, तो कंसाइनर के एक्सपेंस देखो, जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो आपको कभी पर यूनिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन को पर यूनिट बनाना पड़ता है, लेकिन परचेज प्राइस तो अपन को पता होता है, या तो पता होता है या अपन निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आपको यहाँ पर ये 1000 रुपीज़ पर फैन नहीं देता, अगर बोलता कि 800 फैन ट्रांसफ़र किए 8 लाख रुपीज़ के, तो आप पर फैन निकाल सकते थे कितना? 1000 रुपीज़ पर फैन। ठीक है, बट क्या एक्सपेंस आपको क्या पर यूनिट ट्रांसफर गिवन होते हैं? वो पर यूनिट नहीं होते हैं, वो टोटल अमाउंट में गिवन होता है। इन दैट केस वहाँ पर तो आपको पर यूनिट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंस के केस में हमेशा आपको पर यूनिट एक्सपेंस निकालना पड़ेगा कि मैं कस्टमर से कितना चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंसाइनर के जो एक्सपेंस थे वो कितने किए कंसाइनर ने? एक तो उसने 2000 रुपये का पेमेंट किया और 2400 रुपये का पेमेंट किया। उसके बाद के जो एक्सपेंस थे वो किसके थे? कंसाइनी के। तो कितना हो गया टोटल आपका? 2400 रुपये। ये जो 2400 खर्चा किया उसने कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में किया? क्योंकि आपको पर यूनिट निकालना है कि पर यूनिट कितना एक्सपेंस कर रहा है, क्योंकि ये तो गिवन था कि पर यूनिट परचेज करने के लिए कितना करना पड़ता है उसको खर्चा। परचेज प्राइस 1000 रुपये का, बट ये जो 2400 रुपये वो पर यूनिट नहीं है, वो टोटल यूनिट पे किया उसने, तो अपन को पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो 2400 में डिवाइड कर दूं मैं यूनिट का, टोटल यूनिट का, तो पर यूनिट आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल यूनिट कितना? 800। ठीक है, यहाँ पर ये लॉस हुआ था वो कौन सा? नॉर्मल या अब नॉर्मल? अब नॉर्मल। इन दैट केस डिवाइड किससे करेंगे? टोटल यूनिट से। अगर यही नॉर्मल होता तो किससे डिवाइड करता? 600 से। तो ये आ जाएगा आपका 800 मल्टीप्लाई बाई, अभी कितने यूनिट के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेशन कर रहे हो? 200 के, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। तो ये आ गया आपका पर यूनिट एक्सपेंस कितना रिकवर कर रहे हो, और मल्टीप्लाई बाई कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में आपको खर्चा निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 2400 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 200, दैट इज 600। ठीक है, उसके बाद अपन क्या ऐड करेंगे? कंसाइनी के एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, क्या जो 200 का अपन कैलकुलेशन कर रहा है क्या वो कंसाइनी को मिला? अपन ने जब ट्रांसफर किया तो ये जो 200 यूनिट था वो कंसाइनी के पास था? हाँ था, उसको मिला होगा। तो क्या उसने इसके ऊपर खर्चे किए? हाँ किए होंगे। लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर जो 200 यूनिट जो फैन का लॉस हुआ क्या वो कंसाइनी को मिले? नहीं मिले, वो तो रास्ते में खराब हो गए थे ना। तो क्या कंसाइनी उसके रेस्पेक्ट में खर्चा करेगा? नहीं करेगा। तो एक चीज़ याद रखना, जब मैं अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करूंगा तो कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको मिले नहीं थे वो गुड्स। तो जब गुड्स नहीं मिले तो उसने खर्चे भी नहीं किए उसके ऊपर। लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त क्या कंसाइनी के एक्सपेंस लूंगा? हाँ लूंगा, क्योंकि उसको मिले होंगे तभी तो वो बोल रहा है कि इतने गुड्स बच गए उसके पास। तो उसने क्या इसके ऊपर खर्चे किया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे तो कौन से खर्चे लेंगे? अप टू द गोडाउन। तो यहाँ पर पहले ये फाइंड आउट करो कि अप टू द गोडाउन खर्चे कौन से हैं। तो वो बोलता है कि 1500 रुपये का उसने ऑक्टोरी पेमेंट किया, दैट इज टैक्स था। ठीक है, तो ये भी बिफोर गोडाउन होता है। 600 रुपये का अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, तो अनलोडिंग करा होगा आपने गुड्स को। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में खर्चे किए, तो ये भी बिफोर गोडाउन होता है। माल को उतरवाते हैं आप, ठीक है, तो बिफोर गोडाउन है। एंड 2700 रुपीज़ फॉर द रेलवे एक्सपेंसेस, रेलवे के आपने खर्चे पेमेंट किया तभी तो आपको गुड्स मिला वो, तो ये भी बिफोर गोडाउन है। 800 रुपीज़ फॉर द सेलिंग एक्सपेंसेस,
सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है? आफ्टर गो डाउन, बिफोर गो डाउन? आफ्टर गो डाउन, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। एंड 2000 उसका कमीशन बनता था। अच्छा, कमीशन कब बनता है? जब आप सेल करोगे। तो ये जो खर्चा था कमीशन का, क्या बिफोर गोडाउन है, आफ्टर गोडाउन है? गोडाउन में जाएगा, जब आप बेचोगे तब कमीशन मिलेगा ना उसको। तो जो कमीशन है वो कौन सा खर्चा है? आफ्टर गोडाउन, बिफोर गोडाउन? आफ्टर गोडाउन। इन दैट केस क्या आप इसे कंसिडर करोगे? नहीं करोगे। तो यहाँ पर कौन कौन से खर्चे लेंगे अपन? 1500 का, 600 का, 2700 का। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 1500 प्लस 600 प्लस 2700, ये हो जाएगा आपका 4800। तो ये जो 4800 का खर्चा था वो कितने यूनिट के लिए किया होगा उसने? सोचो, 800 के रेस्पेक्ट में? गलत। उसने 800 के रेस्पेक्ट में खर्चा किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? अरे सोचो ना, यहाँ पर जब रास्ते में 200 यूनिट खो गए थे, उसने ट्रांसफर कितने किए थे? 800। कि उस आशीष ने गौरव को दिए 800 यूनिट ट्रांसफर किए, लेकिन रास्ते में अगर 200 एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उसको मिलेंगे कितने? 600। तो वो जो खर्चे कर रहा होगा वो कितने के रेस्पेक्ट में कर रहा होगा? 800 या 600? 600। ठीक है, तो ये वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो अगर आप रटोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखोगे तो इन दैट केस आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले बन सकते हैं इजीली, आराम से, लेकिन वो फिर वो रटने वाला बात हो गई। ठीक है, अपन को समझ के चलना है कि ये जो 4800 है वो 800 का खर्चा है ही नहीं, क्योंकि उसको मिला है कितना यूनिट है? 600। तो ये जो 4800 रुपये खर्चा किया वो कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में किया? 600 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 600 से, मल्टीप्लाई बाई, यह आ जाएगा आपका पर यूनिट। आप निकाल कितने के रेस्पेक्ट में रहो? 200 के रेस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। ठीक है, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1600 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया आपका अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू। कितना हो गया सर? 2 लाख। ठीक है, 2,22,000 रुपये। तो ये आपका था अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन। अब अपन को निकालना है अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, तो वो भी निकाल देते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? पहली बात तो यूनिट कितना आपके पास? इसका यूनिट था आपके पास 200 फैंस। तो ब्रैकेट में लिख लिया करो सामने, ताकि वो याद रहे, अपन गलती ना कर दो उसमें। ठीक है, 200 फैन के रेस्पेक्ट में अपन को कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुड्स सेंट ऑन कितना सर? परचेज प्राइस कितना? पहले बात तो यूनिट कितना? 200 फैन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और परचेज प्राइस क्या आपका चेंज होगा? वही रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस है। 1000 रुपये परचेज किया था, तो वो तो अपना खर्चा है, दैट इज 2 लाख रुपए। अब क्या ऐड करेंगे इसमें? कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर का एक्सपेंस कितना? कंसाइनर एक्सपेंस कितना किया था यहाँ पर देखते हैं, 2400 रुपये खर्चा किया था टोटल। तो कंसाइनर के तो पूरे एक्सपेंस लेते हैं अपन 2400, बट ये 2400 क्या पर यूनिट है क्या? नहीं, पर यूनिट नहीं है, बल्कि तो टोटल यूनिट के रेस्पेक्ट में किया था। तो टोटल यूनिट कितना था अपने पास? 800। अब ये अपन कैलकुलेशन कितने के रेस्पेक्ट में रहे? 200 के। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, 2400 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 200, दैट इज 600 रुपये। ठीक है, अब सर वापस से वही चीज़, क्या मैं कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करूं? नहीं सर, कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड ही नहीं होंगे, क्योंकि जब कंसाइनी दैट इज कंसाइनर दैट इज आशीष ने गुड्स को ट्रांसफर किया होगा, तो ये जो 200 फैन था वो उसके गोडाउन में लॉस हुआ है, फिर उसके रास्ते में लॉस हुआ, रास्ते में हुआ। तो क्या इस अबनॉर्मल लॉस दैट इज 200 के जो यूनिट है उसके ऊपर क्या कंसाइन ने खर्चे किए? नहीं किए। तो क्या मैं कंसाइन के एक्सपेंस ऐड करूँ उसमें? नहीं होंगे ऐड। तो इन दैट केस आपका जो अबनॉर्मल लॉस होगा वो कितना हो जाएगा? 2,06,000। ठीक है, लेकिन ये तो था, या बोल सकते हैं अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, व्हेन इट हैपन्स एट ट्रांजिट में होगा तब जाके अपना लॉस इतना आएगा। दूसरी बात, इसके रेस्पेक्ट में एक इन्फॉर्मेशन और गिवन था कि सर आपको जो है, अब देखो जो डिस्ट्रॉय हुआ है गुड्स,
अब उसको आप कबाड़ी में बेचोगे तो कुछ मिलेगा ना यार। तो वो बोलता है कि परचेज प्राइस का 1/4 मिल रहा है आपको। परचेज प्राइस कितना था उसका, ये तो एक्सपेंस था, परचेज प्राइस कितना था 1000। इस 1000 का आपको कितना मिल जाएगा अगर आप उस 200 फैन को बेचोगे, 1/4 मिल जाएगा। तो सर आपका जो अबनॉर्मल लॉस है वो कम होगा बढ़ेगा जब आप उसे बेचोगे तो कम होगा। तो यहां पर जितना आपको रिकवर हो रहा है फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू से, तो वो कितना हो रहा है 200 यूनिट आपने बेचा, लेकिन क्या पूरा 1000 रुपये मिल जाएगा उसको, नहीं, वो खराब माल है। तो लेकिन वो बोलता है कि 1000 का कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 1/4 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 250। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 50,000 रुपये। तो ये आपका रिकवर हो गया लॉस। तो अल्टीमेट आपका जो अबनॉर्मल लॉस था वो कितना हो जाएगा 1,50,600। ठीक है, तो ये आपका अबनॉर्मल लॉस है। अब उसने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है। इसका रेस्पेक्ट में देखो, कंसाइनर गॉट 31,800, इसको 30,000 कर लेते हैं, 30,800 रुपीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से 30,800 रुपीज को मिला। ठीक है, तो अगर 30,800 उसको मिलेगा अगर इंश्योरेंस कंपनी से, इन दैट केस यहां पर उसका जो अबनॉर्मल लॉस है वो और कम हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा ना, तो ये वाला वैल्यू जाएगा आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में। एक चीज याद रखना, कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सा वैल्यू जाएगा, जितना कॉस्ट बनता था एक्चुअल में, दैट इज 1,50,600 का। लेकिन आपका अबनॉर्मल लॉस और कम होगा। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि सर अबनॉर्मल लॉस कितना हो वो बताओ, और आपको ये बताना है कि सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका कंसर्न अकाउंट में जितना ट्रांसफर हुआ है उसमें से अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से जो मिल रहा है वो हटा दोगे, तो जितना अमाउंट बच जाएगा वो आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्चुअल अबनॉर्मल लॉस कितना 1,50,600। लेकिन यहां पर इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिल गया 30,800। तो इस केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट कितना हो जाएगा 30,800, दैट इज 1,19,800। ये वो अमाउंट है जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर सम के अंदर, एग्जांपल के अंदर आपसे पूछा जाता है कि सर बताओ आपका अबनॉर्मल लॉस कितना, तो अबनॉर्मल लॉस आपका इतना है, लेकिन वो आपसे ये पूछता है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करोगे। तो जितना अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हुआ वो अगर आप लेस कर दोगे तो जो बचेगा वो अमाउंट क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ये वो अमाउंट है जो आपका वहां पर अपन शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सम था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डील करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए इतने, टेक केयर।